गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, यानी कि अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। और दोस्तों ये आपकी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स का आज लेक्चर नंबर तीसरा है, ठीक है। हम लोग 2 लेक्चर जो है स्टडी कर चुके हैं और उन 2 लेक्चर्स की मैं अगर बात करूँ तो पहले लेक्चर में दोस्तों हमने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था और मैकेनिक्स की जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी किया हुआ था। इसके बाद जो मैंने दूसरा लेक्चर कल प्रोवाइड किया हुआ था दोस्तों, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसको हम कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं वो हमने मेनली देखा था आपकी डिप्लोमा बेसिस पर, ठीक है ना। वैसे हम उसको और भी क्लासीफाई कर सकते थे, लेकिन जितना आपके डिप्लोमा में दिया था मैंने उतना उसको क्लासीफाई करके आपको बता दिया था, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है दोस्तों, लेक्चर नंबर तीसरा, इसमें हम फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, ये आपका जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोग इसके इफेक्ट जो है आज स्टडी करने वाले हैं और इसके जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ओके। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने जो ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दे दिया है मैंने, तो जा करके उसको आप लोग वॉच कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं कि फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए फोर्स को बेसिकली आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ करके आए हुए हैं और आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी हमने अप्लाइड फिजिक्स पढ़ा तो वहाँ भी हमने फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो फोर्स होता क्या है दोस्तों, फोर्स क्या करता है, किसी भी बॉडी को अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसको मोशन में ला देता है, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब हम इसको बोलेंगे कैसे, हम बोल सकते हैं कि जो बल है, बल वो है बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब है हमारे द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। तो बल वह बाह्य कारक है दोस्तों जो किसी भी वस्तु की, अगर कोई बॉडी आपकी मान लीजिए इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ईजी लगे समझने में, ठीक है। ये आपकी कोई बॉडी है और अगर हमने मान लीजिए यहाँ से फोर्स इस पर अप्लाई किया, ठीक है, और ये अभी हमारा रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है ना। कैसा है, रेस्ट पोजीशन पर। रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था, ठीक है ना, मतलब रुकी हुई है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, मोशन आ जाएगी और ये बॉडी आपका मूव करने लगेगी, ठीक है, ये लुढ़कने लगेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो बल है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की विराम अवस्था से उसको गति की अवस्था में ला सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब ये गतिमान हो गया, ये आपका गतिमान हो गया यानी इन मोशन, यानी कि ये अब आपका गति की अवस्था में आ चुका है। तो फोर्स किसी भी बॉडी को रेस्ट से आपका इन मोशन यानी गति की अवस्था में ला सकता है। और अगर आपकी जो बॉडी है दोस्तों वो गतिमान है, देखिए अगर मान लीजिए पहले से बॉडी आपकी गतिमान है, मतलब इन मोशन है, मतलब पहले से चल रही है, जैसे ये बॉडी आपकी इस साइड चल रही थी मान लीजिए ऐसे, तो आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी आपकी जो पहले से मोशन में है वो बाद में भी आपकी रेस्ट पोजीशन में क्या है, आ सकती है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन है, दोनों आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन में। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो फोर्स है, फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, विराम अवस्था से गति की अवस्था में या फिर गति की अवस्था से विराम अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये आप लोगों को अपनी जो है डेफिनेशन में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा दोस्तों आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और बेसिकली इसको आप पढ़ करके भी आए हैं, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी ज़्यादा हार्ड डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। मैं एक बार और बोल देता हूँ फिर भी लिख लीजिए, ठीक है ना। बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की विराम अवस्था से गति की अवस्था में तथा गति की अवस्था से उसकी विराम अवस्था में लाता है या फिर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। ये आपको लिख लेना है अपनी डेफिनेशन में, ओके। चलिए ये आपका फोर्स हो गया और अब बात करते हैं फोर्स जो है आपका कैसा क्वांटिटी है, मतलब स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये आप लोगों को थोड़ा सा नोट कर लेना है अच्छे से, ओके। तो पहला स्टार पॉइंट आप यहाँ लगा लीजिएगा कि जो आपका फोर्स होता है इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, कैपिटल एफ से, और एफ बराबर एम इंटू ए आपका होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दोस्तों मास यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ एम का मतलब होता है मास और ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है।
ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ से इसका क्वांटिटी जो आपका फोर्स है इसका मैं यूनिट निकालना चाहूँ, अगर इसका मात्रक निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? देखिए ये मास है, केजी हम बोल सकते हैं, और ये आपका त्वरण है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक यूनिट इसका ये निकल आया, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोल देते हैं, जिसे हम एन से लिखते हैं। तो आप इसका जो यूनिट है वो न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इसका ऐसा यूनिट होता है। ओके, ऐसा यूनिट इसका न्यूटन होता है, जो कि आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूँ इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, अभी यूनिट कन्वर्जन आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी आप बेसिक चीज़ें हैं जो कि लिख लीजिए आप लोग। सीजीएस में इसको डाइन कहा जाता है, ठीक है। क्या है? इसको डाइन कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ या फिर ई भी लिख सकते हैं, डाइन, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये इसका दोस्तों क्या है? सीजीएस यूनिट होता है आपका। अब आपको एक रिलेशन पढ़ना है न्यूटन और डाइन के बीच में, ठीक है ना। तो एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको देखिए कभी कभी ऑप्शन में दे देता है और कंफ्यूज भी कर देता है, ठीक है। जैसे कि एक जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में दे देगा कि एक डाइन किसके बराबर है, एक डाइन किसके बराबर है। तो ऑप्शन में सीधा रखा रहता है 10⁵ न्यूटन, पहला ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या है टिक करके चले आते हैं, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक डाइन जो होगा वो 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक डाइन जो है वो आपका 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ से निकल करके आ गए। पहले इसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला एफ बराबर m/a होता है, ठीक है। और ये कैसी राशि है? ये आपका वेक्टर है, सदिश राशि है, ठीक है। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। अब सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। दो दो चीज़ें कौन कौन सी? पहली डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है इसमें, ठीक है ना। दोनों चीज़ें होने की वजह से ये हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटीज होता है आपका फोर्स। ओके, सो इतनी चीज़ें आपको लिख लेना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये रिलेशन भी लिख लेना बहुत अच्छे तरीके से। एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ओके, चलिए, तो इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। फोर्स से रिलेटेड फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो जो बल है फोर्स है, यानी कि आपका एक वह बाह्य कारक है जो किसी भी बॉडी की विराम अवस्था से उसको गति की अवस्था में कर सकता है, और गति की अवस्था से उसको विराम अवस्था में कर सकता है, या फिर करने का प्रयास करे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप फुटबॉल खेले होंगे तो फुटबॉल क्या होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है। आप पैर से किक मारते हैं, उसको मोशन दे देते हैं, गति दे देते हैं, ठीक है। तो फोर्स के कारण ही तो देते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा गाड़ियाँ चलती हैं तो ब्रेक लगा करके उनको हम लोग रोक देते हैं, ठीक है ना। तो वो मोशन से हम लोग उसको रेस्ट पोजीशन में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो है किसी भी बॉडी को मोशन में ला सकता है, और मोशन से क्या कर सकता है दोस्तों? रेस्ट पोजीशन में उसको लेकर के आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, सिंपल है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका जो फोर्स है वो कंप्लीट हुआ। ओके, और अब दोस्तों हमें आगे पढ़ना है इसकी इफेक्ट। तो इफेक्ट वैसे भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऐड होकर के आ जाता है कि जो बल के प्रभाव हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। बेसिकली वही सारे इफेक्ट है जो कि मैं अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए और लिख लीजिए बल के प्रभाव, ठीक है, यानी बल क्या क्या प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। मैं बोल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो बल वैसे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, देखिए पहला इफेक्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए जैसे कोई बॉडी आपकी है, ठीक है, ये आपकी रेस्ट पोजीशन में है, मतलब विराम अवस्था में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? अभी रेस्ट में है, मतलब विराम में है, और ये विराम से चल करके गति की अवस्था में आ जाएगी, मतलब इन मोशन, यानी इसके अंदर गति हो जाएगी, ठीक है, या ये गति करने लगेगी, ठीक है ना। तो बल क्या कर सकता है? बल किसी भी विराम अवस्था में रखी हुई वस्तु को गति की अवस्था में ला सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना।
अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर दें और वो बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन में है तो वो उस बल के प्रभाव में आपकी मोशन में आ जाएगी, यानी गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं बल के प्रभाव में, कि जो बल होता है वो किसी भी वस्तु में गति ला सकता है। ठीक है, यानी उसको गति प्रदान कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट आप इसका अपोजिट कर दीजिए। मतलब पहले बॉडी आपकी गतिमान है, मतलब मोशन में है, गति कर रही है आपकी इस साइड। ठीक है, तो आप अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फिर ये बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी, मतलब विराम अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ इसका अपोजिट एग्जाम्पल आप पॉइंट लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल मैंने समझा ही दिया। ठीक है, अपोजिट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, आप पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर जो वस्तु है वो क्या हो सकती है, विराम अवस्था में आ जाती है या आ सकती है। ठीक है, किसके कारण आ रही है, बल के कारण ही तो आ रही है, बल का ही तो प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा आपका। ठीक है, और वो बॉडी आपका रुक जाएगी। ठीक है ना। तो 2 पॉइंट हो गए आपका। पहला पॉइंट ये होगा कि अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है, आपने फोर्स लगा दिया तो वो मोशन में आ जाएगी, और अगर आपकी बॉडी मोशन में है पहले से, तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी रुक जाएगी। ओके, चलिए तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए अपने आप से भी लिखने की कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वही लिखें, आपको अपनी लैंग्वेज में जो लगे वो आप लिखिए। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम अगर बॉडी को क्या कर सकते हैं, जैसे ये बॉडी मान लीजिए दोस्तों आपकी ये मूव हो रही थी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है आपकी बॉडी जा रही थी, कोई फोर्स इस पर लगा था ऐसे, तो ये जा रही थी। हमें इसको रोकना नहीं है, हमें इसको रोकना नहीं है, कोई दूसरी डायरेक्शन देनी है। तो क्या हम दूसरी डायरेक्शन इस बॉडी को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई ऐसे फोर्स अप्लाई कर दे तो ये बॉडी आपकी टर्न हो जाएगी, मतलब आप कह सकते हैं कोई दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी बॉडी को दूसरी दिशा में भेज सकता है। ठीक है ना, यानी उसकी गति की दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे 3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, गति की अवस्था में ला सकता है, और अगर गति की अवस्था में है तो विराम अवस्था में ला सकता है। ठीक है, और उसकी दिशा भी बदल सकता है। तो ये 2 से 3 जो है इफेक्ट इसके मैंने लिखवा दिए, यानी इसकी प्रभाव, बल क्या क्या प्रभाव आपका डाल सकता है वो मैंने लिखवा दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप ये लिख सकते हैं और एग्जाम्पल भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पहला पॉइंट लिखा कि जो फोर्स है किसी भी वस्तु के अंदर गति ला सकता है, आपने ये पॉइंट लिख दिया। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, या जैसे फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में होती है और पैर से किक मारने पर, ठीक है, वो क्या करने लगती है, बॉडी आपकी मोशन करने लगती है। ठीक है ना, और वो किसके कारण कर रही है, आपकी फोर्स के कारण, आपने फोर्स उस पर लगाया तभी तो वो मोशन कर रही है। तो ये आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका काफ़ी जो है आप पैराग्राफ टाइप का लिख सकते हैं उसके बारे में, पॉइंट वाइज पॉइंट। ठीक है, और आपको नंबर भी बढ़िया मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं है, बस अपने आप से लिखने की कोशिश करना है। तो ये आपके जो बल के प्रभाव है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फोर्स है, वो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब आपको दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूँ बहुत अच्छे से लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल के लक्षण। ठीक है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, ये क्या क्या होते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखने। 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके लक्षण हैं। ठीक है, प्रभाव और लक्षण ये दोनों चीज़ अलग अलग होती हैं, ये आप थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिए अपने। ठीक है ना, लक्षण और आपका प्रभाव ये दोनों चीज़ अलग अलग है। ठीक है ना, प्रभाव आएगा तो ये सब लिख देना जो मैंने बता दिया। ठीक है, और अगर आपका लक्षण आता है तो फिर जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आप लोग जो है अपने एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए, बल के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगाता हूँ जल्दी से और फिर आपको एक एक करके नोट भी करा देता हूँ। ओके, चलिए दोस्तों, तो मैंने देखिए हेडिंग लगा दी है आपकी, बल के लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है ना। तो दोस्तों अब बल के क्या क्या लक्षण होते हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ और मैं बोलता जाऊँगा, तो वो आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है ना। तो पहला जो दोस्तों बल का लक्षण होता है, ठीक है, वो क्या है, तो बल के पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि आपका परिमाण होता है, ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो ये इसके 2 लक्षण हैं आपके, बिल्कुल ईजी है। पहला ये कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स बल का परिमाण होता है। ठीक है ना, तो ये पहला पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ नोट कर लेना। देखिए अब मैं नोट नहीं करूँगा क्योंकि मैं नोट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में नोट करता जाता हूँ। तो पहला परिमाण, ठीक है ना, बल का परिमाण होता है। अभी परिमाण क्या होगा तो मैं बताऊँगा।
इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। शॉर्ट में लिखता जाता हूँ। पहला इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, ठीक है। मैं देखिए एक बॉडी बना रहा हूँ सिंपल सा, और उसके थ्रू आपको समझाता जाऊंगा सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज ये कोई बॉडी यहाँ रखी हुई थी। आपने देखिए यहाँ से कोई फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स कुछ ना कुछ तो लगाया होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, कुछ ना कुछ तो आपने फोर्स यहाँ से लगाया होगा इस बॉडी पर। तो मान लीजिए आपने 50 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है ना। तो यही 50 न्यूटन ही तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्या है? यही 50 न्यूटन ही तो आपका फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। ये आपका पहला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फोर्स का, ओके। दूसरा दोस्तों ये है कि इसके पास डायरेक्शन होती है, यानी कि दिशा होती है, ठीक है ना। क्या होती है? डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि बल की दिशा भी होती है, डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि देखिए मैंने ये मान लीजिए फोर्स लगा दिया, तो आपको पता चल रहा होगा ना कि मैंने फोर्स कहाँ को लगाया है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, जैसा कि मैंने फोर्स यहाँ लगाया है इस साइड, तो मैंने एरो से शो कर दिया है कि ये जो फोर्स है आपका यहाँ लग रहा है, ठीक है ना। समझ रहे हैं? मैं फोर्स यहाँ से ऐसे भी लगा सकता था, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, आप किस दिशा में लगा रहे होते हैं इसके कारण हमें पता चल जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन भी है, ठीक है। आप फोर्स को नीचे से ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, आप ऊपर से नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? जैसे गुरुत्वीय बल होता है तो आपका ऊपर से नीचे लगता है, ठीक है ना, अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी होती है। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल में सारी सारी चीज़ें आपको समझाता जाऊंगा। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका, ठीक है, इस बॉडी पे जो है 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है। इस साइड लग रहा है तो डायरेक्शन भी पता चल गई, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तो दोस्तों बल का एक अनुप्रयोग बिंदु भी होता है। अनुप्रयोग बिंदु का मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरा जो पॉइंट है आप लिख लीजिए अनुप्रयोग बिंदु। अनुप्रयोग बिंदु कहते हैं इसको, हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो आपका फोर्स होता है वो किसी एक बिंदु पे काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप इस फोर्स को देखेंगे तो ये यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है ना, इस जगह। तो यही जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट हम, इसे मैं नेम दे देता हूँ ए पॉइंट। तो जो ए पॉइंट पे आपका ये फोर्स रिएक्ट कर रहा है ना, तो ये ए पॉइंट जो है इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि अनुप्रयोग बिंदु है। तो फोर्स के पास तीन चीजें हमने देखी, क्या क्या? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, अनुप्रयोग बिंदु होता है यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका, आपको नोट कर लेना, ठीक है। चौथा यहाँ पे नोट करिएगा। चौथा पॉइंट जो दोस्तों आपको अब नोट करना है, चौथा पॉइंट है आपका कि जो फोर्स होता है उसका लाइन ऑफ एक्शन भी होता है। लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो किस रेखा पर कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होगी? इसी डायरेक्शन में। देखिए ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की चार चीजें हैं, हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखे, ठीक है। पहला तो ये कि फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इस बॉडी पर 50 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा था, तो वही 50 न्यूटन का फोर्स जो है इस का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा था इस तरीके से, ठीक है ना। ये लेफ्ट, ये राइट आप मान लीजिए, तो लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका डायरेक्शन हो जाएगा। अनुप्रयोग बिंदु भी होता है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस बिंदु पर ये कार्य करता है, तो फोर्स आपका किसी एक पॉइंट पर ही कार्य करता है, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। चौथा इसका लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन यानी बल की क्रिया रेखा, ठीक है। तो ये बल की क्रिया रेखा इसी डायरेक्शन में तो है, ध्यान दीजिए, यही तो है बल की क्रिया रेखा। अगर मान लीजिए मैं फोर्स यहाँ से ऐसे लगा देता तो बल की क्रिया रेखा ये हो जाती उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं किसी बॉडी पर, ये मेरी बॉडी है, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, तो इसकी क्रिया रेखा कैसी होगी? बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, सीधे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में होगी। तो ये होता है लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा। तो चार चीजें मैंने आपको समझाई हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है।
पहला था आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और चौथा लाइन ऑफ एक्शन। तो ये चारों चीज़ें बहुत बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना। बल के लक्षण आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसे नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो फोर्स हमारा वह बाह्य कारक है जो किसी भी बॉडी की रेस्ट पोजीशन से उसको मोशन में ला सकता है या फिर मोशन से उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकता है या लाने का प्रयास कर सकता है, वो हमारा फोर्स है, ठीक है। समझ गए। और इसका फॉर्मूला F बराबर m/a होता है, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन क्या है, इसका एसआई मात्रक। डाइन क्या है, इसका सीजीएस यूनिट। ओके दोस्तों। और F बराबर m/a है, तो इससे हम लोग इसका यूनिट बना सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। और अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो डायमेंशन आप निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ये। ओके, आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसकी इफेक्ट देखी। तो बल क्या है, बल किसी भी बॉडी को गति की अवस्था में ला सकता है, किसी भी गतिमान वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, और क्या कर सकता है, अगर वस्तु गतिशील है तो उसको कोई दूसरी दिशा में ला सकता है, यानी कि उसे एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था कि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स था कि इसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ये दो चीज होने की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी, एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका एक अनुप्रयोग बिंदु भी होता है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है जिस पर ये काम करता है, ठीक है। और इसके पास लाइन ऑफ एक्शन भी है जिस पर ये काम करता है, ठीक है। ये क्रिया रेखा है, ठीक है, ये बल्कि क्रिया रेखा होती है। तो चार चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे आपके साथ अगले लेक्चर के साथ। तो ये आज का लेक्चर तीसरा था आपका, और बहुत ही जल्दी आपको जो लेक्चर नंबर 4 है वो भी मिलने वाला है। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और नोट्स अपने बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों को जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।